यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, काफ़ी लोगों की डिमांड के बाद में जो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट है वो मैं यहाँ आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया मेडिकल स्टूडेंट्स इस ट्रीटमेंट को देखें ताकि उन्हें ही अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के यहाँ पे बेस्ट इलाज के बारे में अपन देखेंगे कि आखिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे एपिलेप्सी जो होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, मैनेजमेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट चलाया जाता है, कैसी लाइफ शैली क्या होती है, उसकी लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, एपिलेप्सी के बारे में आज यहाँ पे अपन सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसके लक्षणों में कि आखिर जो एपिलेप्सी अगर किसी को है, जो मिर्गी के दौरे अगर किसी को आ रहे हैं तो उसके अंदर लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो पहला है सीजर्स। ठीक है, जो सीजर्स उसके अंदर जो मिर्गी के जो दौरे आते हैं वो कि अचानक से क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस होकर के और ज़मीन पे गिर जाता है। कन्वल्जन्स मतलब कि उसके अंदर जर्किंग, जो स्पाज्म के अंदर ऐठन वगैरह आ सकती है हाथ पैरों में। ठीक है, उसको जो जकड़ जाते हैं एक तरीके से हाथ पैर। ठीक है, तो वो कन्वल्जन की स्थिति हो सकती है। कन्फ्यूजन, जैसे एपिलेप्सी के दौरे से अगर वो बाहर आएगा ना पेशेंट, तो उसको क्या होता है, कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या हो रहा है, ऐसा करके उसके माइंड में कन्फ्यूजन चलता रहता है। अनकॉन्शियसनेस, मैंने जो अभी बताया कि वो ना जो कि उसका जो होश में नहीं रहता है और बेहोश होकर के बेहोशी टाइप में होकर के वो पेशेंट जो है ज़मीन पर गिर जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ में ओरा मतलब होता है कि जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको जैसे लाइट की जो ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने ना लाइट से सेंसिटिविटी, मतलब कि उसको ना अजीब सी सेंसिटिविटी फील होने लगती है, जैसे उसकी आंखों के सामने अचानक से लाइट आ गई हो, है ना, उसको अजीब से फील होता है। उसके बाद में है एंजाइटी एंड फियर। और उसके बाद में क्या होता है कि उसको जो बहुत ज़्यादा टेंशन सी होने लगती है, ऐसा जो ब्रेन होता है उसको डिप्रेस्ड रहता है, चिंता सी रहती है, उसको डर सा लगने लगता है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशंस उसके अंदर रहती है। तो मिर्गी के दौरे आपने बहुत सारे लोगों में देखे होंगे अपने आसपास में कि कई बार किसी को मिर्गी के दौरे आ जाते हैं, वो अचानक से गिर के नीचे गिर जाता है, उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण जो अपने को देखने को मिलते हैं वो ये लक्षण है जो कि किसी भी पेशेंट में जो जिसके अंदर एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी से जो ग्रसित है, उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कारणों की। आखिर क्या क्या रीज़न हो सकता है एपिलेप्सी के पीछे, एपिलेप्सी क्यों होता है, क्या इसके पीछे कारण है। ठीक है, तो कारणों में सबसे पहले आता है जेनेटिक। ठीक है, ये एक जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है। जैसे अगर घर में किसी को माँ बाप को अगर है तो वो बच्चों में भी जा सकती है, बेटा बेटी में जा सकती है। उसके बाद में ब्रेन इंजरी। ठीक है, ब्रेन में अगर किसी टाइप की इंजरी हो गई हो, ठीक है, जैसे अपना जो नर्व सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो गया तो उस वजह से हो सकती है। डेवलपमेंट डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। ठीक है, ताकि जो अपना जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है तो उस वजह से हो सकता है। प्रीनेटल इंजरी का मतलब होता है बच्चे के जन्म से पहले, जो माँ के पेट में अगर बच्चा है तब उसको कोई इंजरी हो गई है, चोट लग गई है। ठीक है, तो उसके जो ब्रेन के अंदर जो इंजरी हुई है उस वजह से भी उसको ये मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि एंसेफेलाइटिस वगैरह हो गया, मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया, इन सब जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और ब्रेन ट्यूमर, जो दिमाग के अंदर ब्रेन ट्यूमर, जो आप समझते हो कि ब्रेन के अंदर जो गांठ जो बन जाती है, उस वजह से भी एपिलेप्सी जो मिर्गी के दौरे पेशेंट को आ सकते हैं। लेकिन इसका क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है, शुरुआती दौर पे कैसे ट्रीटमेंट देते हैं और उसको मैनेजमेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो उसके टेस्ट करवाए जाते हैं एपिलेप्सी के लिए, ईसीजी और सीटी स्कैन उसके लिए करवाया जाता है। ठीक है, अगर रिपीटेड कन्वर्जन, अगर किसी को महीने में 2 बार या किसी को ज़्यादा कन्वर्जन्स आ रहे हैं तो मतलब वो उसको एपिलेप्सी हो रखी है। एबनॉर्मल ईसीजी पैटर्न अगर किसी का आ रहा है, रिपीटेड कन्वर्जन अगर उसको आ रहे हैं तो मतलब उसको एक कंटिन्यूसली एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट पे पेशेंट को रखना ज़रूरी है, कंटिन्यूसली उसको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, ताकि जो उसके कन्वर्जन्स या सीजर्स जो आते हैं ना उसको कंट्रोल किया जा सके, एपिलेप्सी के जो अटैक्स जो आते हैं ना उनको कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए उसको कंटिन्यूसली दवा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टैबलेट आती है वो है डिलांटिन के नाम से, जिसके अंदर आता है फेनेटोइन। ये 100 mg की जो कैप्सूल होती है ना, ये पेशेंट को दी जाती है। अभी जो ये डिलांटिन 100 mg की जो कैप्सूल होती है ना वो पेशेंट को दी जाती है, जो उसके अंदर जो ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं ना उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जनरेट होती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक अगर जो इंपल्स जनरेट हो रही है ना उनको कंट्रोल करती है ये फेनेटोइन। ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं ना उनको कंट्रोल करती है, जो सेल वॉल होती है ना उसके जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके रखती है ताकि उसको जो अटैक्स ना आए। ठीक है, तो 100 mg की जो टैबलेट होती है ना वो एक बार से लेकर के और दिन में 3 बार तक ये पेशेंट को दी जा सकती है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक टैबलेट हो गई। इसी के साथ में जो दूसरी टैबलेट जो दी जाती है वो है वेलपेरिन, जिसके अंदर आता है सोडियम वेलप्रोएट। ठीक है, सोडियम वेलप्रोएट की जो टैबलेट होती है ना पेशेंट को
एक टैबलेट से लेकर के 2 टैबलेट, ठीक है, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, खाना खाने के बाद में इसी टैबलेट के साथ में दी जाती हैं। ये सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। अगर कुछ को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 टैबलेट दी जाती है। अगर किसी को प्रॉब्लम बहुत कम है, मतलब कि जो फ्रिक्वेंसी है कन्वर्जन्स की वो अगर कम है, तो 1 टैबलेट दिन में 3 बार दी जाती है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है वो कंटिन्यूसली चलाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इतने ट्रीटमेंट से अगर किसी को मतलब कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो जो फेनिटोइन है, ठीक है, और जो वेल्प्रोइक है, इसको अपने को एक टैबलेट इसमें चेंज करते हैं। वो है जो वेल्प्रोइक एसिड जो है, ठीक है, वेल्प्रोइक एसिड जो अपने वेल्पेरिन की जो अपन ने बात की, जो ये टैबलेट है वेल्प्रोइक एसिड, ये क्या करता है जी, सोडियम चैनल जो होता है ना, सोडियम चैनल को कंट्रोल करके रखता है। जो सोडियम आयन जो होते हैं ना, उनकी एंट्री को ब्लॉक करके रखता है, जिससे क्या होता है, जो इम्पल्स जो होती है ना, जो मतलब इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होती है ना, वो कंट्रोल में रहता है और पेशेंट को जो एपिलेप्सी के दौरे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको नर्व टिश्यूज़ पे ये कंट्रोल रखता है। तो ये सोडियम वेल्प्रोइट टैबलेट उसको दी जाती है। तो यहाँ पे अपने को क्या है, सोडियम वेल्प्रोइट के साथ में एक दूसरी टैबलेट यहाँ पे जो चेंज की है, फेनिटोइन की बजाय अपने को कार्बामाजिपाइन, ठीक है, जो कि टैग्रिटोल के नाम से जो टैबलेट आती है 200 mg की, ये कार्बामाजिपाइन की जो टैबलेट होती है ना, वो पेशेंट को दी जाती है। और ये पेशेंट को एक टैबलेट दिन में 3 बार दी जाती है, सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद में ये टैबलेट दी जाती है। कार्बामाजिपाइन जो आप अपने आसपास भी जो काफ़ी लोगों को खाते हुए देखा होगा आपने, जिसके अंदर मिर्गी के दौरे आते हैं ना, वो ये टैबलेट ज़्यादातर मोस्टली जो पेशेंट होते हैं ना, ये टैबलेट कंटिन्यूसली खाते हैं। अगर वो बीच में मिस कर देते हैं ना, उसको वापस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कार्बामाजिपाइन की टैबलेट अपन फेनिटोइन की जगह पर उसको ये इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि उसके जो एपिलेप्सी के जो मिर्गी के जो अटैक्स जो आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली चलाया जाता है। अगर फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी अगर उसको एपिलेप्सी के जो अटैक्स जो हैं वो फिर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो सोडियम वेल्प्रोइट है, ठीक है, उसको यहाँ पे अपन चेंज करेंगे। जो कार्बामाजिपाइन की टैबलेट है वो कंटिन्यूसली चालू रखेंगे। उसके बाद में जो सोडियम वेल्प्रोइट की बजाय अपने माइसोलिन जो टैबलेट होती है, एंटी कन्वल्सेंट जो ड्रग है, वो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आता है प्रीमिडोन, ठीक है। प्रीमिडोन टैबलेट जो होता है वही सेम, इसका काम वही है, सेम सोडियम वेल्प्रोइट की तरह ही ये काम करती है, लेकिन उससे काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। ये जो न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है, उन जो टिश्यूज़ जो होते हैं उन पर काम करती है, दिमाग को शांत रखती है और उनको कंट्रोल रखती है। जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट होती रहती है ना, उनको ये टैबलेट्स कंट्रोल करके रखती हैं, ताकि जो एपिलेप्सी का जो दौरा जो आता है ना पेशेंट के अंदर, वो ना आए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स एबनॉर्मल हो जाती है ना, उसी की वजह से पेशेंट के अंदर जो एपिलेप्सी के अटैक्स होते हैं वो आते हैं, और उनको ये कंट्रोल करके रखती हैं, तो उसके अंदर अटैक नहीं आते हैं। और ये ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो ट्रीटमेंट पेशेंट को कंटिन्यूसली चलाया जाता है। इसके बाद में किसी टैबलेट को चेंज नहीं किया जाता। ये टैबलेट होती है ना, 99.9% केसेस में क्या होती हैं, काफ़ी कारगर होती हैं। इन टैबलेट्स को कंटिन्यूसली चलाया जाता है। जैसे जैसे मैंने बताया, जो माइसोलिन जो टैबलेट की अपन बात कर रहे हैं, तो माइसोलिन जो टैबलेट होती है, इसको सोते टाइम दिया जाता है, ठीक है। ये एक टैबलेट पेशेंट को सोते टाइम दी जाती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये 2 टैबलेट भी रात को दी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसके साथ में जो टारगेट रोल है उसको दिन में 3 बार दिया जाता है। माइसोलिन को सोते टाइम पे 1 या 2 टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। तो कार्बामाजिपाइन आपने खाते हुए देखा कि वो दिन में कंटिन्यूसली खाता रहते हैं लोग, तो दिन में 3 बार खाते हैं। और उसके बाद में जो माइसोलिन जो होता है, जिसके अंदर प्रीमिडोन आता है, उसको सोते टाइम 1 या 2 टैबलेट पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। तो इतना ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उसका जो मिर्गी के जो अटैक्स जो होते हैं वो कंट्रोल हो सकें। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं आपको, जो मैं बता देता हूं कि जो जिसको भी आप एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट डॉक्टर जो देता है, उसके साथ में वो उसको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि डोंट मिस ट्रीटमेंट इवन 1 डे। एक दिन का ट्रीटमेंट भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप एक दिन का भी ट्रीटमेंट मिस कर देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अवॉइड एक्टिव वर्क्स। एक्टिव वर्क्स का मतलब होता है कि ड्राइविंग, स्विमिंग जैसे ये काम होता है। आप कोई हैवी मशीनरी पे काम कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर कभी भी आपको अटैक आ गया, स्विमिंग कर रहे हो अटैक आ गया, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर आपकी जो जान को जोखिम हो सकता है। उसके बाद में है टेक ड्रग्स एटलीस्ट 5 ईयर्स। अगर आपका जो एपिलेप्सी के जो अटैक्स जो होते हैं वो इन टैबलेट से कंट्रोल में है, तो आपको कंटिन्यूसली कम से कम 5 साल तक ये टैबलेट आपको चालू रखनी होती हैं, ठीक है। जो ब्रेन की जो दवाइयाँ होती हैं, आप देखते हो बहुत लंबे टाइम तक लोगों की चलती हैं, क्योंकि जो ब्रेन की जो दवाइयाँ होती हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता
कंट्रोल ही अधिकतर जो बीमारी होती है उनको कंट्रोल रखा जा सकता है। वो पूरी तरीके से ट्रीटमेंट होने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए कम से कम 5 साल के लिए ये टैबलेट्स पेशेंट को दी जाती हैं। इफ़ ट्रीटमेंट स्टॉप्स देन पेशेंट में गो इनटू स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब क्या होता है? अगर अचानक से आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट रोक दिया है, ठीक है, पहले ही रोक दिया है, तो वो एक स्टेटस के अंदर चला जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा कि जैसे कोई अब उसको कन्वल्जन आ रहा है, मिर्गी का दौरा अगर आ रहा है तो उसका 5 मिनट तक वो दौरा रहता है। ठीक है, या तो 5 मिनट तक रहेगा या फिर 5 मिनट के अंदर ही उसको फिर से दौरा आ जाता है। मतलब कि दौरा एक बार अटैक आया और पेशेंट नॉर्मल भी नहीं होगा, उससे पहले उसको दूसरा अटैक भी आ जाता है। तो ऐसे मल्टीपल अटैक्स उसको 5 मिनट के अंदर उसको आने लगते हैं। तो उस स्टेटस के अंदर पेशेंट चला जाता है अगर अपन पहले ही उसका ट्रीटमेंट रोक देते हैं तो। इसीलिए इसके अंदर पहले ही पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपको कंटिन्यूसली कम से कम 5 साल तक ये ट्रीटमेंट लेना होगा। इसको बीच में छोड़ने पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गया एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन जो मैंने बताया कि जो अपन जो टैबलेट चेंज की है, अब आप बोलोगे कि सर क्या पता इससे भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर इससे भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है ना, अगर जो ये ड्रग दो थेरेपी अपन जो दे रहे हैं उसको अगर रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है, तो फिर उसको न्यूरोसर्जन को मतलब कि रेफ़र किया जाता है, जहाँ पे भी उसकी सर्जरी की जाती है या फिर जो एपिलेप्टिक फोकस है उसको रिमूवल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब टैबलेट चलाई जाती है। अगर उनसे भी फ़ायदा नहीं होता है तो फिर उसको न्यूरोसर्जन को रेफ़र किया जाता है, जहाँ से उसकी सर्जरी वगैरह हो सके। तो इतना इलाज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ जो डॉक्टर्स जो पेशेंट्स को देते हैं। तो मैं आप लोगों से एक मेन चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो इसको कभी भी ना देखें और इस ट्रीटमेंट को कभी भी अपने दम पे ना लें। डॉक्टर से सलाह के बिना इस ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये ब्रेन की दवाइयाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक नॉलेज के तौर पे मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या ट्रीटमेंट देते हैं, शुरू में क्या चलाते हैं, उससे ठीक नहीं होता तो उसके बाद में फिर क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे टेलीग्राम की, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर के हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।